हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की कि इकोनॉमिक्स है क्या। ये चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर हम जो शुरू कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र को इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि माइक्रो में भी आता है और मैक्रो में भी आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे बनी है, क्या डेफिनेशन है, क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर लिया, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ख़त्म कर लिया है। आपके कोई भी डाउट हैं उसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक नया वीडियो लाऊंगा। कोई भी टॉपिक होता है तो उस पर मैं बीच बीच में वीडियो लाते रहूँगा। नहीं तो जो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो जो चलेगा वो आपका चलता रहेगा, टॉपिक आपके आते रहेंगे, तो आप चैनल पर बने रहेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। इससे पहले भी आपने अर्थशास्त्र को पढ़ा है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। सब लोग समझते हैं, जो भी अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं वो हर कोई समझ जाता है कि अर्थशास्त्र क्या है। समझ इसलिए जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र में एक डेफिनेशन बहुत आसान और सरल शब्दों में लिखी है, वो है एडम स्मिथ की। क्या? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसी से भी पूछो कि अर्थशास्त्र क्या है, अगर उसने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसने ये वाली डेफिनेशन जरूर पढ़ी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने सरल शब्दों में दी है एक परिभाषा, क्या कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो हर कोई वही बोलता है। जैसे ही मतलब क्लास में पढ़ाते हैं या आपको अभी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में भी वही चीज़ें आ रही हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। परिभाषा तो भाई यही है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हाँ है, परिभाषाएं लिखी भी है, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे समझ आ गया क्या कि अर्थशास्त्र क्या है? उससे समझ नहीं आता है। अर्थशास्त्र असल में क्या है कि अर्थशास्त्र को बच्चे समझ ही नहीं पाते कि अर्थशास्त्र को पढ़ना क्यों है और अर्थशास्त्र है क्या। देखो, हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, देखो नदियाँ, पहाड़, माउंटेन्स की बात करते हैं तो आप एक बच्चे के दिमाग में उसी समय आ जाता है कि हाँ ज्योग्राफी की बात होने वाली है या ज्योग्राफी की बात हो रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़, माउंटेन, नदियों को बताने से ही सब्जेक्ट का पता उसने लगा दिया। वैसे ही हम लड़ाइयों की बात करते हैं कि उस टाइम वो लड़ाई हुई थी, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, या ये लड़ाई हुई थी, या तराइन का युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध हुए थे, ताजमहल बनवाया था, अकबर था, बीरबल था, ये सब चीज़ें थी, महाराणा प्रताप था। जो चीज़ें हैं आपको पहले ही बच्चे को पता चल जाता है कि इतिहास के बारे में बात हो रही है, यानी इतिहास सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। वैसे ही अगर हम थर्ड सब्जेक्ट की बात लें, जैसे राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान ले लो, तो हम अधिकारों की जैसे ही बात करते हैं, अधिकार हो गया या अनुच्छेदों की बात हो गया, संविधान हो गया, या फिर चुनाव की बात होती है, वो सब किस में है? राजनीतिक विज्ञान में आता है। तो बच्चे को पहले ही पता चल जाता है, जैसे ही हम चुनाव की बात करते हैं तो वो राजनीति से संबंधित है, या फिर अनुच्छेदों की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो वो सब किस में आता है? राजनीतिक विज्ञान में। तो दिमाग में पहले ही चीज़ें क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात हो रही है। पर अर्थशास्त्र को कैसे फील करा जाए, मतलब अर्थशास्त्र को माइंड में कैसे लाया जाए या हमारे आदतों में कैसे शामिल किया जाए कि ये जो बात हो रही है ये अर्थशास्त्र की बात हो रही है। अभी तक क्या है कि बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, जो किताबों में लिखा है उसको पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, पास होते रहते हैं। पता नहीं चल पाता उनको कि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा क्या, अर्थशास्त्र था क्या, पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र जो स्टार्ट होता है वो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, इसलिए भी नहीं पता चल पाता है क्योंकि वो फिर एग्ज़ाम के पर्पज़ से उस चीज़ को देखते हैं कि भाई एग्ज़ाम में पूछा जाता है या एग्ज़ाम में आता है, तो इस वजह से हमें अर्थशास्त्र को पढ़ना है। उससे पहले क्या है कि अभी लगा लो 6th से ले लो, 6th में भी आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, यानी अनुच्छेद, अधिकारों की बात वहाँ भी होती है, इतिहास की बात वहाँ भी होती है, ज्योग्राफी की बात यानी भूगोल की बात वहाँ भी होती है। तो ये सब चीज़ें तो पहले से ही चल रही है, पर अर्थशास्त्र नहीं चलता है। अर्थशास्त्र चलता है आपका 9th क्लास से स्टार्ट होता है। तो फिर बच्चा सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखता है, समझ नहीं पाता, फील नहीं कर पाता। तो फिर अर्थशास्त्र को समझे कैसे, या अर्थशास्त्र को हैबिट में कैसे लाएं, आदतों में कैसे लाएंगे। तो ये समझो कि भाई अर्थशास्त्र क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ रहे हो तभी आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी होगी। भाई अर्थशास्त्र हमारे घर से स्टार्ट होता है, पहले ही तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र हमारा घर से स्टार्ट होता है। जैसे ही चीनी के भाव बढ़ जाते हैं तो घर में पहले ही बोल दिया जाता है चाय अब कम बनेगी। चाय कम क्यों बनेगी? चाय इसलिए कम बनेगी, पहले क्या होता था 4 टाइम चाय बनती है बाई चांस आपके घर में, ठीक है। अब क्या बोल देंगे कि अब 2 टाइम चाय बनेगी। क्यों? क्योंकि चीनी के प्राइस हाइक हो गए हैं। चीनी के प्राइस जब बढ़ गए हैं तो भाई उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब भाव बढ़ गए हैं, अब खरीद नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा
कि अब मैं अपनी आदतों में कंट्रोल करना पड़ेगा ना। चाय जो है वो 4 टाइम पीते थे आप, अब क्या करोगे 2 टाइम पियोगे। अब हो गया ना ये इससे स्टार्ट, यहाँ से अरसास स्टार्ट हो गया। वैसे ही आप कुछ भी चीज़ें लेते हो, नहीं ये अभी नहीं लेनी है, अभी महंगी चल रही है, बाद में लेंगे। जैसे स्वेटर्स हैं, जब ठंड का मौसम आता है तो बहुत महंगे हो जाते हैं, बल्कि जैसे जैसे गर्मी स्टार्ट होने लग जाती है उस टाइम भी उसके रेट कम रहते हैं, या फिर गर्मी रहती है उस टाइम भी उसके रेट कम रहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो उसको उस हिसाब से फील करवाते हैं या घर वाले बोलते हैं। तो ये हमारे घर से ही स्टार्ट होता है अरसास। तो आई होप कि आपको अरसास पता चल गया होगा कि अरसास को अपनी आदतों में किस तरह से शामिल करते हैं, हम कैसे कैसे अरसास की बात कर सकते हैं, किस चीज़ से हम सोच सकते हैं कि हाँ ये अरसास की बात हो रही है। बजट की बात तो हर कोई समझता है कि हाँ बजट की बात करेंगे तो फिर अरसास, और बजट को भी बहुत सारे लोग पॉलिटिकल साइंस से जोड़ते हैं। असल में क्या है, वो दोनों ही विषयों का टॉपिक है, पर यहाँ पर क्या है कि अरसास को फील करवाना है तो चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा। बारीकी से देखने का मतलब ये है कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, घर में ले लो या फिर आप जैसे ही बाहर निकलते हो, सारी चीज़ें अरसास से संबंधित है। तो अरसास सिर्फ ये नहीं है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, अरसास फील करने का और व्यवहारिक सब्जेक्ट है। आपको जीवन जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है अरसास को पढ़ना या अरसास को समझना। तो फिर अब शुरू करते हैं अरसास को, कि अरसास है क्या। ये तो चीज़ें हमने समझ लिया कि अरसास को क्यों पढ़ना है या अरसास को अपने आदतों में कैसे शामिल कर सकते हैं, वो तो चीज़ें हो गई। अब अरसास की बात करते हैं कि अरसास क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कुछ तो चीज़ें आपको पता हैं, जैसे देखो कि अरसास की ये वाली डेफिनेशन जैसे मैंने बताई कि अरसास धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने बोल दिया कि अरसास धन का विज्ञान है। भाई तो इतने से काम चलेगा क्या, समझ में आ गया? नहीं आया ना। तो अरसास क्या है, देखो इंसान की क्या है कि असीमित आवश्यकताएं होती हैं हमारी। हम सोचते हैं कि हमें ये भी करना है, वो चीज़ भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाता है, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी होता, गाड़ियाँ भी होती है, ये भी होता, वो भी होता। तो ऐसी इच्छाएं बहुत सारे लोगों की तो है। अब देखो पृथ्वी पर संसाधन तो उतने हैं नहीं, उतने संसाधन नहीं है ना। तो क्या है, अर्थशास्त्र इसी का तो अध्ययन करवाता है कि हमारी जो असीमित आवश्यकताएं होती है उसको सीमित साधनों से पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी असीमित आवश्यकताएं हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की या बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं हमारी, उनको सीमित साधनों से पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी अर्थशास्त्र। तो आपका ये हो गया कि अर्थशास्त्र क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्या है और किस तरह से डिफाइन किया गया है, यानी अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, देखते हैं। देखो एक अर्थशास्त्री हुए आपके कौन, रैगनर। एक अर्थशास्त्री कौन हुए, रैगनर फ्रिश। काफ़ी लोगों ने नाम सुना भी होगा रैगनर फ्रिश का। तो ये थे आपके कहाँ के, नॉर्वे के। कहाँ के थे, नॉर्वे के थे आपके रैगनर फ्रिश, नॉर्वे के थे। इन्होंने क्या करा कि 1937 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। अर्थशास्त्र पहले एक ही विषय के रूप में चलता था या एक ही भाग हुआ करता था, उसके कोई भाग नहीं थे। इन्होंने क्या करा कि अर्थशास्त्र को 1937 में 2 भागों में बांट दिया। अब देखो 2 भागों में कौन कौन से बांटा। पहला था आपका, पहला देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, पहला क्या है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा है आपका व्यापक अर्थशास्त्र। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसी को कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको कहा जाता है समष्टि। इसको क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। ये आपका हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, हो गया। अब देखो इसको इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या है, ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये वाली चीजें हो गई।
तो रैगनर फ्रिश ने 1937 में क्या करा कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, यानी पहला भाग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो देखो, माइक्रो जो शब्द है वो किससे बना है, ग्रीक शब्द है एक आपका, क्या है ग्रीक शब्द क्या है माइक्रोज, एक ग्रीक शब्द है माइक्रोज, उससे बना है माइक्रो। माइक्रो किससे बना है माइक्रोज से, और माइक्रोज का क्या मतलब होता है, माइक्रोज का मतलब होता है छोटा, माइक्रोज का क्या मतलब होता है छोटा। वैसे ही मैक्रो जो शब्द बना है वो आपका किससे बना है मैक्रोज से, किससे बना है मैक्रोज, ये भी ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है ये आपका ग्रीक, और ये भी आपका क्या है ग्रीक शब्द है। माइक्रोज का क्या मतलब था छोटा, और मैक्रोज का क्या मतलब होता है बड़ा, या इसी को क्या कहते हैं व्यापक, या इसी को क्या कहते हैं विशाल। तो आपको पता चल गया। देखो ये चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चंस में आती हैं, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रोज शब्द से बना है, और माइक्रोज का क्या मतलब होता है छोटा, और वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रोज से बना है, और मैक्रोज जो एक ग्रीक शब्द है मैक्रोज का मतलब होता है बड़ा यानी व्यापक। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब देखो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है, यानी जितना भी आपके सिलेबस में है उतना लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। आपका कोई भी क्वायरी, कोई भी क्वेश्चंस, आपका कोई भी टॉपिक आपका छूट गया है जिसको जो आपके समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको इसके बारे में अलग से वीडियो लाएं, ताकि ये चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं और ये वाला जो भाग है वो कंप्लीट हो जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम बात करेंगे आगे आगे के जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो होंगे सारे और सारे किस पर, वो होंगे आपके व्यापक अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इन तीनों ही जो नाम है ये वाले, इन तीनों ही टॉपिक, यानी एक ही टॉपिक है ये वाला, यानी दूसरा भाग हम शुरू करेंगे किसको व्यापक अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र को। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि की बात करते हैं। समष्टि है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक एक चीज़ों को पढ़ रहे थे, एक एक चीज़ों को पढ़ रहे थे, यानी व्यक्तिगत इकाइयों को पढ़ रहे थे, फॉर्म को पढ़ रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं ताकि हमें चीज़ों को पता चले। कीमत संतुलन भी हम छोटे स्तर पर देखते हैं, बहुत बड़े स्तर पर हम कीमत संतुलन को नहीं देखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है अर्थशास्त्र का छोटा क्षेत्र है, और छोटे से क्षेत्र का अध्ययन ही हम किस में करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये आपका जो जितने भी लेक्चर हैं आप देख सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट करें आप, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ उस तरह से प्रोवाइड की जाए। तो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र इसी से जो बड़ा भाग है, यानी जो हमने छोटे स्तर पर पढ़ी, यहाँ पर क्या पढ़ी एक चीज़ों को, अब हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी व्यक्तिगत इकाइयों को पढ़ी। अगर हमने पढ़ा है व्यक्तिगत मांग को पढ़ा है तो अब हम समग्र मांग को पढ़ेंगे, यानी जो एक की मांग पढ़ रहे थे अब हम सभी की मांग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है आय की बात होती है, और यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि इस अर्थशास्त्र में हम व्यापक स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, यानी यहाँ पर व्यक्तिगत इकाई या व्यक्तिगत आय की नहीं राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे हम। यहाँ पर सिर्फ रोजगार नहीं, समग्र रोजगार या समग्र मांग की हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम क्या होगा, यहाँ पर कीमत की नहीं यानी सामान्य कीमत स्तर की हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सामान्य कीमत स्तर होता है। तो आई होप कि आपको अर्थशास्त्र पता चल गया कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं। अर्थशास्त्र दो भागों में बांटा किसने, रैगनर फ्रिश ने बांटा है अर्थशास्त्र को दो भागों में, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है उस बारे में। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा रैगनर फ्रिश ने। एक भाग है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा है आपका व्यापक अर्थशास्त्र, यानी एक आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक आपका समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।
और चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी कि किस प्रकार से हमें इस सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, फील करना है। चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने ही वाले हैं, ये तो हमारी आम जिंदगी में यूज होने वाली चीज़ें हैं। ये ऐसा विषय है जो हर जगह काम आता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।